काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी का कैपिटल दो काइंड्स में डिवाइडेड है। कौन से दो काइंड? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखो, कंपनी अगर इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, दीज कैन ईदर बी ऑर्डिनरी शेयर्स और शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डीवीआरस अगर कंपनी को इशू करने हैं, सबसे पहली बात तो क्या आर्टिकल्स में पावर होना जरूरी है? तो गणपति बाप्पा। बट रेजोल्यूशन कौन सा लगेगा? OR मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और ये जो डीवीआरस आप इशू कर रहे हो, इट शुड नॉट बी मोर देन 74% of the total voting power after the issue of these DVRs. Along with that, my dear students, the company should have no defaults in filing of financial statements and annual returns in the last 3 years. Along with that, there should be no subsisting default in the payment of declared dividend or in the payment of matured deposits or the interest thereon or the redemption of preference shares or the redemption of debentures. बराबर या नहीं? Along with that, there should not be any default in the repayment of any term loan from a bank or a financial institution. अगर default हुआ भी है, you have made good the default and 5 years have elapsed from making good the default. और पिछले कितने सालों में? 3 सालों में 4 एक्ट में you are not penalized. कौन सी 4 एक्ट? RBI, SEBI and SICRA. ये सुनो गाइस, SEBI, RBI, SICRA and FEMA, ये सातों भी कंडीशंस अगर आप पूरे करते हो, क्या आपकी कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट? 45, 44 तो आपके सिलेबस में है नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स यार, कम ऑन यार, अगर आपके फिजिकल शेयर्स है, आप फिजिकल शेयर्स को इशू करोगे अंडर द कॉमन सील। कॉमन सील अगर नहीं है, इट विल बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स। ओके, अगर कंपनी सेक्रेटरी है, अ डायरेक्टर अलोंग विथ अ कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपके शेयर्स डिफेस्ड है, म्यूटिलेटेड है, टोन है, आप ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट को सरेंडर करोगे एंड यू विल गेट अ न्यू शेयर सर्टिफिकेट। बट अगर वो सिक्योरिटी शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट है या तो फिर क्या है, डिस्ट्रॉयड है, तो आप कुछ प्रूफ देकर क्या कर सकते हो? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन 47 वोटिंग राइट, किसके पास वोटिंग करने का पावर होता है? ओनली द इक्विटी शेयर होल्डर्स, यूजुअली बाय शो ऑफ हैंड्स। अगर पोल है तो 1 शेयर 1 वोट। अलॉन्ग विद दैट माय डियर फ्रेंड्स, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी करते हैं वोट? कब कब इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट करते हैं? इफ डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड फॉर 2 और मोर ईयर्स, एनी रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप और एनी रेजोल्यूशन विच इज डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट और एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इन 4 केसेस में इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ क्या हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी करते हैं वोट? नेक्स्ट 48 वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट। ये सेक्शन क्या कहता है? आपने शेयर्स इशू तो कर दिए थे, बट अब आप इन शेयर होल्डर्स के जो राइट्स है उनको कर रहे हो वेरिएट। वेरिएट मतलब चेंज। क्या आप चेंज कर सकते हो? जी हाँ। कब कर सकते हो? बाय टेकिंग देयर रिटन कंसेंट। कितने लोगों का रिटन कंसेंट? ऑल। कैसे मिलेगा आपको? ऑल कैसे हो सकता है बेटा? 75%। आपने ऑल कह दिया ना, आपका सेक्शन ही पूरा गया है, क्योंकि आगे कहा था 10% या उससे ज्यादा 21 दिनों के अंदर ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, बट आप तो ऑल कह रहे हो, तो मतलब पूरा सेक्शन इज एट अ टॉस।
अब ब्रेक के बाद आए हो क्या? सो रहे थे? कुछ भी। 7 बजे कौन कॉलेज जाता है? आप बराबर सपोर्ट करो तो। हमारा भी रहता है कॉलेज। सो तुम्हारे 2 दिन से सबमिशन चालू है। परसों भी तुमने कहा था सबमिशन उस बीएमसीसी से हो क्या तुम? कौन सा? कटारिया। उतने तो सब्जेक्ट भी नहीं है जितने तुम सबमिशंस कर रहे हो। ठीक है। नहीं नहीं, वो बच्ची सिंसियर है, बहाना तो नहीं बना रही है। या तो सो रही होगी या तो सबमिशन सच में है। 2 में से एक ही चीज है। नींद का नशा ऐसा है कि भाई सिंसियर बच्चे को भी मजबूर कर सकता है झूठ बोलने में। नहीं क्या? नहीं है तो फिर सच है, फिर कॉलेज। ओके चलो सुनो, मैं बोल रही हूं, आप सुनो बेटा। अभी मार्क कर दो वो सेक्शन को, क्या भूल गए हो? ठीक है, सुन लो अभी, इज्जत से सुन लो। यहां पे क्या हुआ है? सुनो ना, यहां पे क्या हुआ है? कंपनी क्या करना चाहती है? शेयर होल्डर्स के अटैच राइट्स को करना चाहती है वेरिएट। वेरिएशन आप कर सकते हो by taking the written consent of those members who are holding at least 3/4 in value of the shares. कितना बेटा? 3/4। या तो आप written consent लो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो? You can also conduct a meeting of the members. फिजिकल मीटिंग लेकर आप पास करो स्पेशल रेजोल्यूशन। कितनी सारी बैग्स है इधर। अब देखो, पहली बात तो आर्टिकल्स में पावर होना जरूरी है। आर्टिकल्स में अगर पावर नहीं है, कैन यू गो फॉर अ वेरिएशन? नो। सो यू रिक्वायर द पावर इन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसी के बाद आप 3/4 इन मेंबर्स का रिटन कंसेंट लो, या तो फिजिकल मीटिंग कंडक्ट करके आप एसआर पास कीजिए। अब देखो, चलो रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन हमारा पास हो गया। अब आपको कोई नहीं रोक सकता है वेरिएशन करने के लिए, बट फिर भी आपने वेरिएशन का प्रोसेस शुरू किया है। एक बात जरूर है जो आपको रोक सकती है। जो लोगों ने कंसेंट नहीं दिया था वो लोग ट्रिब्यूनल के पास कर सकते हैं अप्लाई विद इन अ पीरियड ऑफ 21 डेज। बट जो लोग ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर रहे हैं ना, वो लोग कम से कम होने चाहिए उतने मेंबर्स जिन्होंने होल्ड किया है 1/10 ऑफ दी शेयर्स, जिनके राइट्स हो रहे हैं वेरिएट। ट्रिब्यूनल आपकी बातें सुनेगा। ट्रिब्यूनल को अगर लग रहा है कि आपका अपील सही नहीं है, आपका केस डिसमिस किया जाएगा। बट अगर ट्रिब्यूनल आपके फेवर में है, इट विल पास एन ऑर्डर टू कैंसल दिस वेरिएशन। इट विल पास एन ऑर्डर टू कैंसल दिस वेरिएशन, एंड दिस ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द कंपनी एज वेल एज द शेयर होल्डर्स। सो दैट इज सेक्शन नंबर 48 रिलेटिंग टू वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट। 47 किस बारे में था? वोटिंग। और 48 वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट। अब 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 इसका अपना पैच है। फटाफट बोलो। 49, कंपनी जब कभी भी शेयर्स पे कॉल कर रही है, दिस कॉल हैज टू बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म। क्या आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो? किसके पास राइट होता है शेयर्स पे कॉल करने का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 50 किस बारे में बात कर रहा है? कॉल्स इन एडवांस। अगर कंपनी चाहे, क्या कॉल्स इन एडवांस आर्टिकल्स अगर अथॉरिटी दे, क्या एक्सेप्ट कर सकती है? कॉल्स इन एडवांस में मैक्सिमम इंटरेस्ट 12% पर एनम। क्या एडिशनल वोटिंग राइट मिलता है? रीपेमेंट भी कम मिला जाता है, ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। वो भी किसको देने के बाद? क्रेडिटर्स को देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के पहले। 51 कहता है अगर कंपनी चाहे, कंपनी डिविडेंड दे सकती है इन प्रोपोर्शन ऑफ द पेड अप अमाउंट। 52 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम।
बताओ 5 केसेस के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम इस्तेमाल हो सकता है. इशू ऑफ बोनस शेयर्स, buyback, premium to be paid on the redemption of preference shares, writing off of preliminary expenses, and writing off of discount on issue of shares or debentures. But अगर आपकी कंपनी 133 में कवर्ड है, securities premium can be utilized only for 3 purposes. BBD. क्या ये BBD बोलो? Bonus shares, buyback, and writing off of discount on issue of shares. 53. Prohibition of issue of shares at a discount. कोई भी कंपनी जनरल रूल क्या कहता है, क्या शेयर्स इशू कर सकती है एट अ डिस्काउंट? अगर डिस्काउंट पे शेयर्स इशू भी किया है, क्या ये इशू वॉइड एब इन इशू है? बट वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो. 54 में अगला ही सेक्शन कहता है कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है एट अ डिस्काउंट. 54 किस बारे में बात कर रहा है? स्वेट इक्विटी शेयर्स. और एक एक्सेप्शन है, इन अकॉर्डेंस टू अ स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम. सो लेट्स डिस्कस अबाउट 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स. स्वेट इक्विटी शेयर्स आप किनको दे रहे हो? वो डायरेक्टर या वो एम्प्लॉय जिसने कंपनी को प्रोवाइड किया है विद सम टेक्निकल नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सम वैल्यू एडिशन. आप फिर इनको या तो शेयर्स ऑफर कर रहे हो फॉर कैश और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. और क्या ये अलाउड है? इसी के लिए रेजोल्यूशन कौन सा होगा? स्वेट इक्विटी स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, क्या सेबी के गाइडलाइंस फॉलो करेगी? और अनलिस्टेड है तो बोलो ना, रूल 8 अंडर द कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा बिफोर गोइंग फॉर अ स्वेट इक्विटी शेयर्स का इशू. ये जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, इनके राइट्स, प्रिविलेजेस, सब कुछ क्या सेम टू सेम रहेंगे? व्हाट इज द मैक्सिमम लॉक इन पीरियड फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स? इट्स अ पीरियड ऑफ 3 years. अलॉन्ग विथ दैट आप लोग बताओगे मुझे, अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है, क्या एक वैल्यूअर को अपॉइंट किया जाएगा? और क्या वो अपना वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा? उसी के हिसाब से क्या शेयर्स का प्राइस डिटरमिन होता है? मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू किए जा सकते हैं एज स्वेट इक्विटी शेयर्स? 15% और 5 करोड़, विच एवर इज हायर. लोअर के हायर? विच एवर इज हायर. फिर हमारा था आजीवन का क्लॉज 25% और स्टार्टअप कंपनी के लिए 50%. ओके, सो दैट वाज अबाउट स्वेट इक्विटी शेयर्स. अगला सेक्शन जो है 55 इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. एक बात मेरे को पूछना था, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स जब इशू किए जाते हैं, इट्स अ स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस इज इट ऑल्सो स्पेशल बिजनेस? तो क्या आप नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करोगे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मटेरियल फैक्ट, क्या क्या है मटेरियल फैक्ट बोलो? नंबर ऑफ शेयर्स, किसको शेयर्स इशू कर रहे हो, मार्केट प्राइस क्या है, आपने जो प्राइस पे इशू किया है वो कंसिडरेशन क्या है, यही सारे हो गए मटेरियल फैक्ट्स. 55 दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इशू भी एंड रिडेम्पशन ऑल्सो ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के लिए आप रेजोल्यूशन कौन सा पास करते हो? स्पेशल रेजोल्यूशन. कैन यू इशू प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर इररिडीमेबल? In fact, should they be redeemed within a period of 20 years? But infrastructure company के केस में up to period of 30 years provided 21st year से 10% आप redemption कर रहे हो every year. बराबर ना? अच्छा, आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम करते हो उसकी फेस वैल्यू रिडेम्पशन 2 सोर्सेस से लिया जा सकता है. कौन से 2 सोर्सेस? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स मतलब ही फ्री रिजर्व्स, या आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स. आपका ये जो प्रॉफिट का पार्ट है अगर आपने इस्तेमाल किया है,
equivalent amount will be transferred to CRR, which can be utilized only for one purpose, and that is issuance of fully paid up bonus shares. उसके साथ साथ और एक बात बताओ मुझे, प्रीमियम अगर आप दे रहे हो, प्रीमियम दो सोर्सेस से दिया जा सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम या तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स. अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना नहीं जम रहा है, ये एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में क्या आप नए प्रेफरेंस शेयर्स दे सकते हो, इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन एंड डिविडेंड इफ इट आर ड्यू. अरे हाँ है ना. इसके लिए आपको कंसेंट लगेगा ऑफ 3/4 इन वैल्यूज ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड ऑल्सो यू विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल. तो वो प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में क्या आप नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करोगे इक्वल टू द अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग डिविडेंड का अमाउंट इफ एट ऑल इट इज ड्यू. तो माना जाएगा पुराने प्रेफरेंस शेयर्स हो गए रिडीम और नए प्रेफरेंस शेयर्स हो गए हैं पैदा. यस, इशू. और जब ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है, ही विल कीप इन माइंड दो शेयर होल्डर्स जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया था, और हो सकता है ऑर्डर पास करते वक्त वो ये कहे कि जो डिसेंटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनका अमाउंट इमीडिएटली हो जाए रीपे. यस और नो गाइस, पक्का? सो दैट वाज सेक्शन नंबर 55. 56, यश एंड अनवी. ट्रांसफर ट्रांसमिशन, व्हाट इज वॉलेंट्री, व्हाट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. कहां पे SH4 यूज होता है, कहां नहीं होता है, कहां सेल एंड परचेज है. व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी. ट्रांसमिशन हैपेंस इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी. हाँ है ना. कहां कंसिडरेशन है, स्टैम्प ड्यूटी है, कहां नहीं है. वेरी गुड. ये पनिशमेंट तो सेक्शन हम नहीं कर रहे हैं. 58, refusal of registration and appeal against this refusal. एक बात बताओ ना मुझे, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन अगर कंपनी करना चाहती है तो 30 दिनों के अंदर कर लेती है और नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती है. बट कोई कारण की वजह से कंपनी ने ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को कर दिया है रिफ्यूज, कर दिया है रिफ्यूज. आप किसके पास अपील करने लेके जाओगे, ट्रिब्यूनल. देखो, कंपनी को पहली बात तो रिफ्यूजल की नोटिस देनी होती है, एंड दिस नोटिस इज गिवन टू बोथ ट्रांसफर और एज वेल एज ट्रांसफरी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days. और इसी नोटिस में यह भी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, कि क्यों हमने ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को कर दिया है रिफ्यूज. सो रिफ्यूजल की नोटिस में आप रीजंस भी लिखते हो. अगर आपको लगता है कि ये रीजंस नॉनसेंस है, कैन यू मेक एन अपील टू द ट्रिब्यूनल. जब आप ट्रिब्यूनल के पास अपील करते हो, कितने दिनों के अंदर जाओगे, 30, 60, 60, 90. क्या क्या है, प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक. नोटिस मिली है, नोटिस नहीं. एक मिनट के लिए ये चार्ट देख लो, क्योंकि कोई भी चारों में से केस आ सकता है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कब 30, कब 60, कब 60, कब 90. प्राइवेट पब्लिक नोटिस मिली है और नोटिस नहीं मिली है. सो दैट वाज सेक्शन नंबर 58. 59 कहता है, कंपनी से गलती से मिस्टेक हुई है, आपका नाम ऐड नहीं होना चाहिए, फिर भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में हो चुका है ऐड, या आपका नाम ऐड होना चाहिए था बट इट इज स्टिल ओमिटेड, या तो देयर इज अननेसेसरी डिले इन एंटरिंग योर नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. तो आप ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर सकते हो फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. ट्रिब्यूनल आपकी बातें सुनेगा, लगेगा आपकी बातें अगर नॉनसेंस है, इट विल डिसमिस द अपील. अगर लगे देयर इज अ सेंस, it will pass an order to rectify the register of members and make a note of this transfer or transmission, और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आपको कंप्लाई करना पड़ेगा within a period of 10 days. So that was section number 59. 60 आपके सिलेबस में है नहीं. 61 वो 5 केसेस के बारे में बात कर रहा है जहां पे आपका
कैपिटल क्लॉज हो रहा है अल्टर। बता सकते हो आप? इंक्रीजिंग द ऑथराइज शेयर कैपिटल, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, कंसोलिडेशन, सब डिविजन, वेरी गुड, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक और स्टॉक इनटू शेयर्स। यस और नो गाइस? डिमिनिशिंग ऑफ शेयर्स का है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, रिडक्शन नहीं कहा है। डिमिनिशिंग और कैंसिलेशन दोनों भी वर्ड्स एक ही है, इज डिफरेंट फ्रॉम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। याद है ना आपको? आपने डिफरेंस भी लिखा है, क्वेश्चन भी किया है। किसी ने मैम ऐसा कहा? ठीक है। 62 फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी बात करते हैं राइट इशू, ईसॉप, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट रिस्पेक्टिवली। राइट इशू में आप शेयर्स सब्सक्राइब करने का राइट दे रहे हो ओनली टू योर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स दैट दे हैव हेल्ड। जब आप उनको ये राइट शेयर्स का राइट देते हो, you give them a notice and this notice period कम से कम has to be 7 days and maximum can be 30 days। रेजोल्यूशन कौन सा पास करोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। एज अ मेंबर अगर आप चाहो, आप राइट के राइट को एक्सरसाइज करो, या तो आप राइट के राइट को करो रेनाउंस। रेनाउंस मतलब ट्रांसफर इट टू समबडी एल्स। राइट के मतलब हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला, क्या आपका राइट लैप्स हो जाता है? ईसॉप कहता है आपने शेयर्स दिए टू योर एम्प्लॉइज, ओके, रिटेन करने का इंटेंशन होता है इन केस ऑफ ईसॉप, तब भी आप जो रेजोल्यूशन पास करते हो इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड लास्टली प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, अगर आप एम्प्लॉइज के पास भी नहीं गए हो, एग्जिस्टिंग मेंबर्स के पास भी नहीं गए हो, किसी पर्सन के पास प्राइवेटली गए हो, इट्स अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से शेयर्स को वैल्यू करेगा और तब आप उसको ये शेयर्स अलॉट कर सकते हो, ईदर फॉर कैश और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये जो सेक्शन है 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज जस्ट टेकिंग अस टू प्राइवेट प्लेसमेंट। तो तब आपको प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सेक्शन 42 करना होता है कंप्लाई। ओके, सो दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 62। 62 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने डिबेंचर्स इशू किए गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट से लिया है आपने लोन और गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा ऑर्डर पास किया है कि आपके लोन या डिबेंचर्स का अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द शेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जहां गवर्नमेंट पहले क्रेडिटर था, अब ओनर बन गया है, मेंबर बन गया है, हमारी तो बैंड बज गई है, बट अब आपको गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट का ऑर्डर मतलब कानून के बराबर है। बट अगर आपको लगता है कि ये जो कन्वर्जन है ये सही नहीं है, you can make an appeal to the NCLT, that is the tribunal, within a period of 60 days from the day the order was passed. Tribunal का order will be full and final and binding on both government as well as the company. इससे अगर आपके number of shares authorized share capital से increase भी हो जाते हैं तो आपको increase in authorized share capital का procedure follow करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली माना जाएगा। गवर्नमेंट का ऑर्डर पास करने के साथ साथ वो प्रोसीजर भी फॉलो हो गया और सब्सिक्वेंटली आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल भी हो चुका है इंक्रीज। हाँ, मतलब अल्टर हो गया है कैपिटल क्लॉज। बोनस इशू, जब आप शेयर्स इशू करो फ्री 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 ऑफ कॉस्ट, इट इज नोन एज अ बोनस इशू। हाँ, बोनस इशू ऑफ शेयर्स। बोनस इशू 3 सोर्सेस से दिया जा सकता है, बोलो अकाउंट्स के मास्टर हो आप। फ्री रिजर्व्स, securities premium and CRR. Can you issue bonus shares by capitalizing the reserves created out of revaluation reserves? बोलो ना, हाँ है ना? Can you issue bonus shares instead of dividend?
नहीं। क्या बोनस शेयर्स जो इशू किए जाते हैं वो फुल्ली पेड अप होते हैं? इनफैक्ट जिनको आप बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो उनके भी क्या शेयर्स फुल्ली पेड अप होना जरूरी है? बोनस इशू करते वक्त क्या आर्टिकल्स में पावर होना जरूरी है? क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा while issuing bonus shares. So that was about section number 63. 64 एक्चुअली एक प्रोसीजर बेस्ड सेक्शन है। 3 केसेस में एसेट्स 7 आरओसी के पास 30 दिनों के अंदर देना होता है। एक तो आपने कैपिटल को अल्टर किया है, आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है, और तीसरा वो गवर्नमेंट से आपने लोन लिया था या डिबेंचर्स इशू किए थे और आपका लोन डिबेंचर्स का अमाउंट कन्वर्ट हुआ है इनटू शेयर्स, तब भी आपको 30 दिनों के अंदर SH7 फाइल करना पड़ता है विद द ROC. Yes or no guys? 65 is not a part of your syllabus. 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वो कैपिटल को कम करना जो कंपनी बुला सकती है या कंपनी ने बुला लिया है। क्या रिडक्शन पे जब कभी भी कंपनी जाना चाहती है SR पास करना पड़ेगा? देयर शुड बी नो डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। और क्या ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा? इतने आसानी ट्रिब्यूनल हाँ या ना नहीं बोलेगा। ट्रिब्यूनल हाँ या ना बोलने के पहले 4 लोगों को नोटिस देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ROC, सेबी एंड ऑल योर क्रेडिटर्स, और 3 महीनों का नो ऑब्जेक्शन नोटिस पीरियड रहेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं यू विल नॉट गेट द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। क्रेडिटर्स अगर ऑब्जेक्ट करते हैं यू कैन ट्राई कन्विंसिंग देम। इफ दे आर नॉट गेटिंग कन्विंस्ड, ट्राई कन्विंसिंग देम बाय गिविंग देम सिक्योरिटी। वो भी नहीं हो रहा है तो पे देम ऑफ। जो भी है ट्रिब्यूनल तब तक ऑर्डर पास नहीं करेगा जब तक इट इज सेटिस्फाइड कि क्रेडिटर्स पे गलत इंपैक्ट नहीं हो रहा है। उनको मद्देनजर रखते हुए और इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए ही हमारा ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता है फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर आया है क्या आप ROC के पास फाइल करते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, और नाम के आगे एंड रिड्यूस्ड इन शब्दों का करते हो इस्तेमाल। सो दैट इज सेक्शन नंबर 66। 67, कम ऑन गाइस। सबसे पहले तो 67 सब सेक्शन 1 कहता है नो कंपनी, तो चाहे आपकी कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है वो अपने खुद के शेयर्स तो नहीं खरीद सकती। 67 सबसेक्शन 2 कहता है पब्लिक कंपनी तो फाइनेंस भी नहीं दे सकती है किसी और को अपने शेयर्स खरीदने के लिए, बट इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन इज बैंकिंग कंपनी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा लेंड किया है। सेकंड इज आपने एक स्कीम के द्वारा, स्कीम वाज ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, आपने ट्रस्ट को पैसा दिया है और ये ट्रस्ट स्टॉक मार्केट से कंपनी के शेयर्स खरीद रही है, अपने लिए नहीं बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज टू बी गिवन देम एज ESOP। और तीसरा, आपकी कंपनी ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है एम्प्लॉयज को, नॉट डायरेक्टर्स, नॉट की मैनेजर पर्सन। किसको दिया है फाइनेंस? एम्प्लॉयज को। कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए या कंपनी के होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए दीज शेयर्स shall be fully paid up shares, और एम्प्लॉय की सैलरी shall not be more than 6 finance that you have provided shall not be more than 6 months of his salary. So that was section number 67. अब 68, 69 and 70 बात करते हैं बायबैक के बारे में। बायबैक के 3 सोर्सेस बताओ। Free reserves, securities premium and proceeds of fresh issue of shares. अगर free reserves या securities premium है, equivalent amount will be transferred to CR, और CRR का पैसा can be utilized only for one purpose and that is issuance of fully paid up bonus shares. जब कभी भी आप बायबैक के लिए जाना चाहते हो क्या आर्टिकल्स में पावर होना जरूरी है? SR पास करोगे, कौन सा?
एसआर, बट एसआर की बात नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन से बात बन जाएगी अगर आपका बायबैक इज अप टू 10%। हाँ या ना? एसआर भी पास किया है, मतलब ये नहीं है कि 100% बायबैक हो सकता है, इट कैन ओनली हैपन अप टू 25%। डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर द बायबैक शैल नॉट बी मोर देन 2:1। यस और नो गाइस? अलोंग विद दैट और एक बात बताओ मुझे, क्या आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर SH9 कि आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं है, इनफैक्ट आने वाले 1 साल के अंदर भी वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होगी। जैसे ही आपने सिक्योरिटीज को बायबैक किया 7 दिनों के अंदर, क्या आप उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय करोगे? क्या आपको एक रजिस्टर ऑफ बायबैक SH10 में मेंटेन करना जरूरी है? आप आरओसी के पास रिटर्न ऑफ बायबैक 30 दिनों के अंदर फाइल करते हो इन SH11। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, you cannot make a further issue of the same kind of shares within a period of 6 months, which is the cooling period. But bonus shares का issue हो सकता है, okay? But new shares जिससे कैश ले रहे हो, वैसा टाइप का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मेथड के थ्रू आप 6 महीनों के अंदर नहीं कर सकते हो। दिस इज द कूलिंग पीरियड। फिर ट्रांसफर टू सीआरआर, अगर आपने फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस्तेमाल किया है, इक्विवेलेंट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू विच विल बी यूटिलाइज फॉर बोनस शेयर्स। और कुछ केसेस में आप बायबैक के लिए नहीं जा सकते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू योर सब्सिडरी कंपनी, थ्रू सम इन्वेस्टमेंट कंपनी। आपने कोई भी डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और द इंटरेस्ट, redemption of debentures or the interest, payment of dividend or redemption of preference shares or the interest, repayment of loan or the interest taken from any bank or a financial institution। इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात थी, आपने अगर डिफॉल्ट किया भी है ना, you have made good the default, नहीं and 3 years have elapsed। 5 years वाला पॉइंट डीवीआर के लिए है, बायबैक के लिए 3 सालों का पॉइंट है। तो आपने अगर डिफॉल्ट मेक गुड कर लिया है और 3 साल इलैप्स हो चुके हैं, यू कैन गो फॉर अ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। यस और नो गाइस?